चलो यहाँ से स्टार्ट करना थी आज की क्लास, है ना। While obtaining audit evidence about the effective operation of internal controls, है ना, the auditor considers how they have applied, है ना, the consistency with which they were applied, है ना, during the period. मतलब, है ना, जब इंटरनल कंट्रोल्स चेक कर रहे हो तो इंटरनल कंट्रोल्स में क्या देखना है, हाउ दे आर अप्लाइड, है ना, कंसिस्टेंसी, है ना, मतलब लगातार ऑपरेशन में रहा या नहीं रहा, इंटरमिटेंट तो नहीं रहा कि कभी था कंट्रोल कभी नहीं था, आ रहा है समझ में, है ना, और किसने लगाया, बाय हुम। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है? हेलो, है ना। अच्छा, द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ऑपरेशन रिकॉग्नाइजेस दैट सम डिविएशंस मे हैव अकर्ड। मतलब इफेक्टिव ऑपरेशन में अपन ये सोच के चलते हैं कि भैया कुछ तो डिविएशन होंगे, है ना। डिविएशन क्यों होंगे, मतलब डिविएशन क्यों होंगे, ठीक है ना। डिविएशन में भी कॉस्ट चेंजेस इन पर्सोनल, है ना, सीजनल फ्लक्चुएशंस, है ना, एंड ह्यूमन एरर, ये सब रीजंस होंगे कंट्रोल के वो करने। इनफैक्ट अपन पूरे इनहेरेंट लिमिटेशंस को भी देख सकते हैं, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, है ना, ठीक है। तो अब देखो, यहां से देखो, व्हेन deviations are detected, the auditor makes specific inquiries, है ना। हेलो हेलो हेलो, the timing of staff changes in key internal control functions, कब चेंज है, ठीक है ना। और ऑडिटर जब कंट्रोल टेस्टिंग करेगा तो वो वाला टाइम पीरियड जरूर कवर करेगा जिसमें कि वो चेंज हुआ। हेलो हेलो हेलो, सिंपल पैराग्राफ है, एक बार देख लो। मतलब मैं, देखो समझो, कंट्रोल पूरे साल रहा और पूरे साल का तो चेक कर नहीं पाऊंगा ना, पूरे साल का कैसे, मैं क्या करूंगा, पूरे साल का तो चेक कर नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं कैसे चेक करूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके चेक करूंगा, ठीक है ना। तो अब मान लो कि एक ऐसा टाइम भी था जिसमें कि चेंज किया गया, है ना। तो अगर चेंज किया गया तो फिर मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि भैया जिस टाइम पे चेंज हुआ उस टाइम का कंट्रोल जरूर चेक करना है मुझे, चेंज के दौरान उस समय कंट्रोल इफेक्टिव था या नहीं था। हेलो हेलो हेलो, बताओ, बोलो बोलो बोलो, पक्का, है ना। मतलब इसमें ओवरऑल ही समझते चलना है, मतलब चेंजेस किस में, ओवरऑल सोच के देखना है एक बार। मतलब अपन ऑडिटर को जब समझा रहे हैं तो ये मैथ्स तो है नहीं, समझ आ रहा है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि किस किस में चेंजेस हो रहे हैं, कुछ फंक्शन में चेंज हो गया, बंदे में चेंज हो गया, कुछ भी अगर चेंज हुआ उस दौरान के इंटरनल कंट्रोल तो मुझे देखना ही है ना। मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे हो, कुछ भी चेंज हुआ, समझे, है ना, ठीक है। अब देखो, बेस्ड ऑन द results of test of control, the auditor should evaluate whether the internal controls are designed and operating as contemplated in the preliminary assessment of control risk. Hello hello, based on the results of test of control, the auditor should evaluate whether the internal controls are designed and operating as contemplated in the preliminary assessment of control risk. इसका मतलब यहां से देखो चीजें आइडेंटिफाई करो, ठीक है। देखो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया तो वो ये देखेगा, है ना, प्रिलिमिनरी असेसमेंट उसने जो किया था कंट्रोल रिस्क का, है ना, मतलब पहले वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा, फिर वो करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और उसके बाद वो देखेगा कि जैसे लिखे थे वैसे ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। हेलो 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 गाइस, ठीक है, बताते जाना बेटा मुझे, है ना। देखो,
The evaluation of deviation may result in auditor concluding that the assessed level of risk need to be revised. मतलब अगर डिविएशन ज्यादा मिले तो मतलब मैं जितना सोच रहा था रिस्क है उतना नहीं, उससे ज्यादा है, तो फिर गड़बड़ है। हेलो हेलो हेलो, ये ना पूरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की बात नहीं है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल बात है ना। मतलब एक है ओवरऑल रिस्क मैंने जो असेस किया हुआ था, और एक इंडिविजुअल चीजों का रिस्क जैसे मैंने सोचा हो, तो जहां जहां मैंने कंट्रोल सोचे थे कि यार अच्छे होंगे, और अगर मान लो डिविएशन निकला तो उसका मेरे को सब्सटेंटिव ज्यादा करना पड़ेगा। ये सिंपल बात है ओवरऑल। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है ना। मतलब डिविएशंस देख करके हो सकता है उसको लगे कि अरे यार रिस्क तो अपन ने कम सोचा था तो ज्यादा निकला, ठीक है ना। उस केस में वो क्या करेगा, ऑडिटर बोर्ड मॉडिफाई द एंटी, मतलब कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा करेगा, सिंपल। क्लियर, हेलो हेलो, है ना। अब बिफोर द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट based on the results of substantive procedures, another audit evidence obtained by the auditor should consider, क्या बोल रहे हैं, ऑडिट खत्म होने के पहले, है ना, ऑडिट खत्म होने के पहले, है ना, ठीक है, ऑडिटर शुड कंसिडर क्या, whether the assessment of control risk is confirmed, ठीक है ना। In case of deviations from the prescribed accounting and internal control system, the auditor would make specific inquiries to consider their implications, where on the basis of such inquiries, the auditor concludes that the deviations are such that the preliminary assessment is not supported, he would amend the same, है ना। बहुत ध्यान से देखो जरा क्या बात चल रही है। Before the conclusion of audit, based on the results of substantive procedure and other audit evidence obtained by the auditor should consider whether the assessment of control risk is confirmed, ठीक है ना। मतलब वो जो भी इवैल्यूएशन करेगा, प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, उसके बेस पे भी देखिएगा कि रिस्क असेसमेंट जो है वो सही था कि नहीं। इन केस ऑफ डिविएशंस फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, है ना, अगर डिविएशंस हैं, अब देखेगा कि उनका इम्प्लीकेशन क्या है। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, है ना। पूरी स्टोरी है, यानी अगर ये समझ नहीं आया तो आगे का नहीं आएगा। ये पूरा पैराग्राफ जुड़ा हुआ है, यानी स्टेप्स हैं इसमें, एक के बाद एक स्टेप्स हैं। तो फिर से पढ़ रहा हूँ मैं एक बार, फिर से सुन लो। ऑडिट का कंक्लूजन निकालने से पहले, मतलब ऑडिट खत्म होने से पहले, सब्सटेंटिव के द रिजल्ट्स ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर और जो दूसरे ऑडिट एविडेंस निकाले ऑडिटर ने, है ना, उसके बेसिस पे वो अपना कंट्रोल असेसमेंट एक बार रिकन्फर्म करेगा। हेलो हेलो हेलो, कि भैया मैंने जो कंट्रोल रिस्क का असेसमेंट किया था वो ठीक था या नहीं था, है ना। और अगर डिविएशन आए हैं, समझ में आ रहा है, अब उसको देखना पड़ेगा कि उसका इम्प्लीकेशन क्या है। अगर डिविएशन आए तो उसको अब देखना पड़ेगा क्या बेटा, तो उसके इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है ना। अब देखो, अगर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सच इंक्वायरीज ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि भैया डिविएशन इतने हैं कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो मैंने कंट्रोल रिस्क का किया था वो सपोर्टेड नहीं है, तो वो उसको अमेंड कर देगा, है ना। अनलेस द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेस्ट ऑफ कंट्रोल सपोर्ट्स दैट असेसमेंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ इस बात की बात हो रही है कि भैया प्रोसीजर ज्यादा लगाना कि कम लगाना। कंट्रोल रिस्क का असेसमेंट मतलब कि मेरा जो कंट्रोल पे भरोसा है वो, समझ रहे। तो सिंपल बात ये है कि मैंने जो सोचा था कि कंट्रोल इतने अच्छे निकलेंगे, अगर उतने अच्छे निकले तो ठीक, अगर नहीं निकले तो ऑब्वियसली बात है मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। और रिवाइज करने का यहाँ पर मतलब सिर्फ ये है कि थोड़ा ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। बोलो हेलो हेलो, क्लियर है ना, ठीक है ना। और ये देखो आगे यही लिखा हुआ है, वेयर ऑडिटर कंक्लूड्स के असेस लेवल को रिवाइज करना पड़ेगा, तो वो एनटी बढ़ा देगा अपने प्लान सब्सटेंटिव प्रोसीजर का। फिर वही घूम फिर के वहीं आ गए ना, समझ गए। सार यही निकल रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कि भाई कंट्रोल असेसमेंट करो, सब्सटेंटिव के बाद भी अगर तुमको लगता है कि भैया कंट्रोल टेस्टिंग उतनी कम थी तो थोड़े 4 सैंपल और कर लो, बस ये वाली बात। हेलो 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 हेलो, ठीक ना। It has been suggested that the actual operation of internal control should be tested by the application of procedural test and examination in depth, है ना। अब देखो कैसे करोगे चेक इंटरनल कंट्रोल को।
बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन इन डेप्थ। एग्जामिनेशन इन डेप्थ अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है, अपन पढ़ेंगे इसको, है ना। प्रोसीजरल टेस्ट सिंपली मीन टेस्टिंग इन द कंप्लायंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनिशिएशन, ऑथराइजेशन, रिकॉर्डिंग। मतलब जैसे अपन लोगों ने नॉर्मल सब्सटैंटिव का देखा ना कि सैंपल निकाल के ये सब चेक कर लो, तो सैंपल निकाल के सब्सटैंटिव भी चेक कर सकते हैं, सैंपल निकाल करके अपन कंट्रोल का भी इफेक्टिव ऑपरेशन चेक कर सकते हैं। क्लियर बेटा? है ना। तो अपन ये देख सकते हैं कि सारे ऑथराइजेशन हुए कि नहीं, रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन हुआ कि नहीं, यानी इससे रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स हैं हम लोग ये देख रहे हैं कंट्रोल अच्छे हैं कि नहीं। ठीक है बेटा। आप कंट्रोल और सब्सटैंटिव में प्रॉपर बाइफरकेशन कर पा रहे हो मेंटली कि नहीं कर पा रहे हो, मुझे ये बताओ अच्छे से बताओ। हेलो हेलो, कर पा रहे हो ना? चलो गुड, है ना। चलो एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल सेल्स का प्रोसीजर उसने चेक किया। द प्रोसीजर फॉर सेल्स रिक्वायर्स द फॉलोइंग। ठीक है ना, बहुत ध्यान से बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पर जाकर के सोचेंगे अपन कि ऐसा एक्चुअल में होता है। ठीक है ना, अगर बहुत ही अनयूजुअल अजीब ना रहा तो, है ना। चलो देखते, ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले हम इन्वेंटरी देखते हैं, है ना। शुड बी नोन वेदर द ऑर्डर कैन बी एग्जीक्यूटेड इन टाइम। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अब भैया तुमको किसी ने ऑर्डर दे दिया, मान लो कि जैसे सप्लायर होते हैं ना, तुम कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सोचो, ठीक है, कि सडनली जो है है ना, तुम साइकिल मैन्युफैक्चरर हो, फिर सडनली क्या हुआ कि साइकिल की डिमांड बढ़ गई, ठीक है ना। तो ऐसा क्या है कि जो भी बोलता जा रहा है कि भैया 50 साइकिल भिजवा लो, तुम बोल रहे हो हाँ, कोई बोल रहा है 100 साइकिल भिजवा लो, तुम बोल रहे हो हाँ। तो कंट्रोल क्या है उसका, कि ऐसे में तो क्या होगा, ऑर्डर पूरा हो ही नहीं पाएगा, तुम्हारे पास इतना ऑर्डर आ गया, इतना मटेरियल नहीं है, तो फिर कैसे करोगे। तो जब भी ऑर्डर आएगा तो पहले आप इन्वेंट्री देखोगे। ये कंट्रोल का प्रोसीजर क्या हुआ कि जब ऑर्डर आएगा तो इन्वेंट्री चेक करनी है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अब an advice under the authorization of sales manager should be sent to the party placing the order. एडवाइस मतलब इंफॉर्मेशन, है ना, इंटरनल रेफरेंस नंबर एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्डर। तो हमारा जो सेल्स मैनेजर है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो एक इंफॉर्मेशन भेजेगा, इन्फो, ठीक है ना, और उसके साथ एक इंटरनल रेफरेंस नंबर भेजेगा और एक्सेप्टेंस भेजेगा कि भैया आपका ऑर्डर एक्सेप्ट किया जाता है ना। ये एडवाइस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनेगा और उसकी कॉपी जो है इन्वेंट्री सेक्शन को दी जाएगी, कॉपी टू इन्वेंट्री सेक्शन टू इनेबल इट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर इन टाइम। ठीक है ना। क्रेडिट पीरियड जो है वो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड होगा, ठीक है ना। स्पेशल क्रेडिट पीरियड अगर दे रहे हैं, ज्यादा दिन का उधार दे रहे हैं, तो सेल्स मैनेजर से ऑथराइजेशन चाहिए। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अब रेट, जिस रेट पे ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ है ना, और ट्रांसपोर्ट के टर्म की, रास्ते का माल भाड़ा कौन देगा, इंश्योरेंस कौन देगा, वो सब क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए, है कि नहीं, नहीं तो दिक्कत होती है ना। अच्छा, जब अपन क्रेडिट पीरियड डिफाइन कर रहे होंगे तो अपन क्रेडिट सेक्शन भी देखेंगे कि भैया पार्टी की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, ज्यादा उधार दिया तो खाके तो नहीं भग जाएगा, ऐसा वाला। समझ में आ रही है बात? हेलो हेलो हेलो, वेदर द पार्टी हैज ऑनर्ड हिज कमिटमेंट्स इन द पास्ट। तो ये अभी इसको प्योर कैसे समझना है, ऑडिटर की नजर से नहीं, एंटिटी की नजर से समझना है। एंटिटी की नजर से कैसे कि भैया मैं अपने सेल का जो है ये सिस्टम बना हुआ, ये पॉलिसीज है, कुछ समझ में आ रहा है, सारी पॉलिसी समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अरे तुम्हारी तो आवाज ही कट जाती है, आधे से ज्यादा आवाज कट जाती है तुम्हारी, बहुत ज्यादा आवाज कट जाती है। हाँ हाँ, अब आ रही, धीरे धीरे बोलोगे तो शायद आ जाएगी। नहीं, ये एक एग्जाम्पल है, समझ में रहा है, जिसमें आपको बोला है कि मान लो ये सब प्रोसीजर है एक एंटिटी में, तो होने चाहिए ऐसा नहीं है, मान लो कि एक एंटिटी है जिसमें कि ये सब प्रोसीजर हैं, समझ गए इस बात को, बस अभी इतना दिया हुआ है।
है ना। अभी उसने सिर्फ प्रोसीजर्स बताए कि देखो हमारी एंटिटी में ये प्रोसीजर है, ठीक है। अब देखो, the auditor testing the internal controls on sales should invariably test whether any of the aforesaid procedures have been omitted. सबसे पहले वो बोलेगा कि अच्छा ये सब प्रोसीजर है, चलो पहले तो मैं ये देखूं कि भैया तुम सेल करते समय एक्चुअल में ये सब करते हो कि नहीं करते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। अब देखो क्या हो क्या रहा है। तुम गए एंटिटी, तुम ऑडिटर गए एंटिटी में, तुमने बोला कि हाँ भैया बताना यार सेल का क्या क्या प्रोसीजर है। उसने ये सब तुमको बताया, तो अभी ये सब क्या है तुम्हारे लिए थ्योरी कि अच्छा 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 ऐसा ऐसा करते हो तो बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है। तो वो कह रहा करते क्या, करते ही है, समझ में आ रहा है। हमने कहा ठीक है चलो टेस्ट करके देखते हैं, समझ में आ रहा है। हेलो हेलो, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि कोई प्रोसीजर मिसिंग तो नहीं है। अब हो सकता है कि उसके लिए क्या करे, वो एक आध दो ट्रांजेक्शन को देख करके पूरा देखे सारे। हेलो हेलो हेलो, समझ आ रहा है ना। ये है प्रोसीजर, लेकिन इसका इसकी चेकिंग के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कैसे चेक होंगे। जैसे सेल्स मैनेजर ऑथराइजेशन भेजता है, इंटरनल रेफरेंस नंबर भेजता है, किसको, पार्टी को, कस्टमर को। तो भाई उस नंबर का कुछ रिकॉर्ड तो होगा एंटिटी के पास, वो देखेंगे अपन। पॉइंट समझ में आ रहा है। मैं ये देखूंगा कि सच में ये सब हो रहा है, इंटरनल कोई रेफरेंस जनरेट होता है, ये नंबर जो तुम भेजते हो दिखाओ जरा, समझ में आ रहा है। ये बोल रहा है क्रेडिट पीरियड जो है वो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है, दिखाओ जरा किस किसको कितने कितने दिन का उधार दिया, समझ में आ रहा है। स्पेशल क्रेडिट इसको तो बहुत ज्यादा है, दिखाओ जरा ऑथराइजेशन लेटर दिखाना जरा, एक कॉपी होगी तुम्हारे पास। पॉइंट समझ में आ रहा है। मैं सबका एग्जिस्टेंस चेक कर सकता हूँ, ठीक है ना। ऊपर बोल रहा है कि भैया ऑर्डर एक्सेप्ट होने से पहले इन्वेंट्री की पोजीशन चेक किया, समझ में आ रहा है। तो मैं बताना जरा डेट ऑफ ऑर्डर बताना और फिर डेट ऑफ एग्जीक्यूशन बताना, समझ में आ रहा है। जो कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल किया है वो बताना जरा, समझ में आ रहा है। इस समय ये देखूंगा कि ये वाला ऑपरेशन, ये वाला जो फर्स्ट वाला है, जैसे ये ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। अब रेट जो है ना, at which the order has been accepted and other terms about transport insurance should be clearly specified. अब मान लो कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो उसमें लिखा ही नहीं है मान लो इस चीज के बारे में, तो अपन बोलेंगे कहाँ तय किया तुमने। मांग लेते हो कस्टमर से, दे देता है वो अलग मैटर है, समझ में आ रहा है, लेकिन तुमने स्पेसिफाई तो किया नहीं है ना। अब कह रहा है क्रेडिट क्रेडिट अलाउ करने से पहले क्रेडिट वर्दीनेस चेक होती है, समझ में आ रहा है। तो मुझे बताना जरा कैसे चेक करते हो क्रेडिट वर्दीनेस, कोई डॉक्यूमेंट है कि उन लोगों ने चेक किया और उन लोगों ने तुमको दिया। मेरा पॉइंट समझ रहे हो बेटा, कि जब तक मैं इनका कुछ सबूत नहीं देख लेता तब तक मेरे लिए ये सब सिर्फ क्या है, बातें। हेलो हेलो, है ना। चलो अब देखो, ठीक है। तो एन ऑडिटर टेस्टिंग internal controls on sales should invariably test whether any of the aforesaid procedure has been omitted. अगर credit has actually been granted without reference to credit section to know the credit worthiness, it is possible that the amount was proved bad because of financial crisis or the deadlock in the management of the party. मतलब पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि आपने क्रेडिट वर्दीनेस चेक करके ही उधार दिया, और अगर क्योंकि अगर आपने क्रेडिट वर्दीनेस चेक करके उधार नहीं दिया तो बैड डेट हो जाएगी। हेलो हेलो हेलो, है ना। हेलो गाइस, है ना। तो अब मान लो कि कभी बैड डेट हुई और मैं अगर थोड़ा सा इंक्वायर करने निकल गया, मैं ऑडिटर हूँ, मैंने देखा कि यार बैड डेट हुई है, मैंने देखा यार इसको सेल कब हुई है, इसको सेल जब हुई है तब तो क्लियरली पेपर में था या यहाँ था कि यार ये तो गड़बड़ है। बोलो भाई क्लियर है ना। तो इसका मतलब कि वो जो क्रेडिट वर्दीनेस वाला जो कंट्रोल ये बता रहा है एंटिटी में, वो तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ बातें हैं। बोलो क्लियर है ना। तो देखो, a fact which could have been reasonably gathered from the credit section. Similarly, अगर order receive हुआ without reference to the inventory section, तो it is likely due to the non-availability of the inventory on the stipulated date. है ना, execution of order may be delayed and company may have to compensate the buyer for the damages suffered by. उस चक्कर में डिले हुआ, उस चक्कर में डैमेजेस लगे होंगे एंटिटी को। ये सब बातें मुझे कहाँ से पता लग सकती हैं, सब्सटैंटिव करते समय। कंट्रोल ही कर लो मैं,
और या तो सब्सटैंटिव करते समय को मुझे इन कंट्रोल डेफिशिएंसीज का पता चल सकता है। क्लियर है? ठीक, डन 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 डन। एक बार क्लिक करो फटाफट से, बताओ मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है इस एग्जाम्पल में। बोलो प्लीज। पढ़ा है इंटरनल कंट्रोल एंड, चलो इंटरनल कंट्रोल आईटी है ना। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आगे के चैप्टर में डिस्कस हुआ है, इसलिए जितना डिस्कस हो रहा है उतना ही अपन करेंगे, एक्स्ट्रा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, ऑलरेडी है वो। इनफैक्ट पूरा आई है सही तुमको, ठीक है ना। चलो देखो, characteristics of manual and automated elements of internal control relevant to the auditor's risk assessment, ठीक है ना। देखो, an entity's system of internal control contains manual elements और automated components, ठीक है ना। अब characteristics of manual और जो automated है ना, relevant to the auditor's risk assessment and further audit procedure are explained here and there, ठीक है ना। चलो, कंट्रोल्स कैसे होते हैं मैनुअल और आईटी सिस्टम में। The use of manual or automated elements in the internal control affects the manner in which the transactions are initiated, recorded, processed and reported. ये देखो, मैनुअल है या ऑटोमेटेड है उससे किस पे फर्क पड़ता है। जिस तरीके से ट्रांजैक्शन इनिशिएट होते हैं, जिस तरीके से रिकॉर्ड होंगे, जिस तरीके से प्रोसेस होंगे या रिपोर्ट होंगे। क्लियर गाइस? है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, controls in the manual system may include such procedure as approval and reviews of transaction and reconciliation, ठीक है ना, and follow-ups of reconciling items। क्या बोल रहे हो, अप्रूवल एंड रिव्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स मैनुअल में, ठीक है। क्या बोल रहे हैं देखो, कंट्रोल्स इन द मैनुअल सिस्टम है ना, उसमें अप्रूवल्स और रिव्यूज होते हैं। अप्रूवल और रिव्यू मतलब कि कोई भी ट्रांजेक्शन जब हो रहा है उससे पहले पूछ लो, तो कोई बंदा उसको साइन करेगा तब जाकर के आगे फाइल बढ़ेगी, है ना। एंड रिकंसिलेशन एंड फॉलो अप ऑफ द रिकंसाइल्ड या रिकंसाइलिंग आइटम्स। ऑल्टरनेटिवली एंटिटी जो है वो ऑटोमेटेड कंट्रोल यूज कर सकती है, यानी समझ लो ट्रांजेक्शन के रिव्यू अप्रूवल के लिए मैनुअल सिस्टम्स होते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, इन विच केस रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट रिप्लेस द पेपर डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली उसने वो एकदम प्रोसेस डिटेल में वैसा नहीं बताया कि मैनुअल और उसमें क्या अंतर आएगा। उसने सिर्फ इतना बोला कि भैया देखो, ऐसा हो सकता है कि भैया अप्रूवल और रिव्यू वाले जो हो वो आपके मैनुअल हो या वो आपके ऑटोमेटेड हो। अब मेरी बात समझना, जैसे मान लो क्या होता है, ठीक है, किसी को किसी रूम में एंटर करना है, मान लो कि जैसे क्लास है, मान लो मेरे रूम में इसको एंटर करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, चाबी है ना, ताला चाबी है। ताला चाबी है तो ये कौन सा हो गया बेटा, मैनुअल कंट्रोल, ठीक है ना, कि उसकी चाबी किसके पास है, ठीक है ना। और अगर मान लो कि वहीं पर बायोमेट्रिक लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटेड हो गया। क्लियर है ना बेटा, है ना। इस तरीके से कंट्रोल्स जो है वो डिफर कर सकते हैं, ठीक है।
फिर कंट्रोल्स इन आईटी सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स एंड मैनुअल कंट्रोल्स। ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि बटन लगे हों और पासवर्ड एंटर करना है, तो ये ऑटोमेटेड भी है और ये मैनुअल भी है। समझ में आ रहा है ना, कि कोई बंदा ही आकर के उसको एंटर करेगा तब जाकर के वो होगा। ठीक है ना। चल एग्जाम्पल उतने परफेक्ट नहीं होंगे, हो सकता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल्स, लेकिन समझ में आ जाएगा पूरा तुमको। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल्स एम्बेडेड इन कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर प्रोग्राम एंड मैनुअल कंट्रोल्स। क्या बोल रहा है फर्दर, मैनुअल कंट्रोल्स मे बी इंडिपेंडेंट ऑफ आईटी। अब ध्यान से सुनना। ठीक है। कंट्रोल्स आईटी सिस्टम में हो सकता है कि ऑटोमेटेड और मैनुअल के वो हो, क्या कॉम्बिनेशन। ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है मैनुअल अलग ही हो। हेलो हेलो हेलो। अब मैनुअल कंट्रोल के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं कि जहां कंप्यूटर का वहां सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, जाने नहीं देते आप किसी को। ठीक है ना। क्लियर है। अब मान लो कि हाँ, और पासवर्ड कंट्रोल वाला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल हो गया, लेकिन है ना कुछ हो सकते हैं कि डिपेंडेंट हो, मतलब कॉम्बिनेशन हो आईटी के और मैनुअल के। और कुछ हो सकता है कि सिर्फ मैनुअल और उसका कोई डिपेंडेंस आईटी कंट्रोल्स पे नहीं, है ना। लेकिन वो हो सकता है कि इंफॉर्मेशन यूज कर पाए आईटी से जो निकली। अब मैं तुमको इसका एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जब ऑफिस में थे, तो हम लोग को ना एक कार्ड मिलता था, जैसे ज्वाइन करते हैं ना, तो एक कार्ड मिलता था, स्मार्ट कार्ड टाइप का, है ना। देखा होगा तुम लोगों ने, है ना, या तो उनका कोई होगा, और या तो फिर तुमने मूवीज वगैरह में देखा होगा, है ना। वो नहीं बोलता प्यार का पंचनामा में कि ये कुत्ते का पट्टा है, मतलब। हेलो हेलो हेलो। समझ में आ रहा है ना। हेलो हेलो गाइस, है ना। तो वो जो कार्ड है वो एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय का इंडिपेंडेंट होता है। अब क्या होता है, मान लो हम लोगों को गेट के बाहर जाना है, हमें पूरा वो वैसा है, उसमें शटर वटर वैसे ही लगी हुई है, गेट सारे लॉक्ड रहते हैं, जो एम्प्लॉय उसको टच करता है अपने कार्ड से तो वो खुल जाता है। लेकिन वो उसमें पूरा टाइम रिकॉर्डर चलता है, मतलब समझ रहे हो कि वो सिर्फ गेट का एक्सेस नहीं है, वो पूरा टाइम रिकॉर्डर है। ठीक है, कि आप कितने बजे, समझ, किस दिन कितने बजे आप ऑफिस से बाहर निकले और कितने बजे अंदर आए। हेलो हेलो। ठीक है। कौन सा कंट्रोल है, आईटी की मैनुअल? आईटी कंट्रोल, सिंपल। अब एचआर अगर सैलरी बनाता है, या मान लो कि जब अप्रेजल होता है, उसमें वो क्या कंसिडर करेंगे कि तुमने कितना ब्रेक लिया। परफॉर्मेंस वगैरह ठीक है, अपन इसी की बात करते हैं पर्टिकुलर, कि भैया तुम कितना ब्रेक लेते थे, ऑफिस के बीच में से भग तो नहीं जाते थे। अरे सर, तो आईटी रिलेटेड कंट्रोल ने इंफॉर्मेशन जनरेट करी, जिसको यूज कर रहे हैं एचआर वाले मैनुअल कंट्रोल। हेलो हेलो हेलो। अब इस लाइन को पढ़ो, है ना। फर्दर मैनुअल कंट्रोल्स मे बी इंडिपेंडेंट ऑफ आईटी, मे यूज इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय आईटी। ठीक है। ठीक है ना। और मे बी लिमिटेड टू मॉनिटरिंग द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ आईटी। मतलब बस कोई बंदा निकाल करके अगर मान लो कि देख लेता है कि हाँ ये बंदा गया बाहर, तो ये कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया कि नहीं किया, बस ऐसी मॉनिटरिंग के लिए कि कंप्यूटर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। ठीक है। हम्म। है ना। एंड ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल एंड टू हैंडलिंग एक्सेप्शंस। ठीक है। रीड कर उसको, बताओ कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बताओ।
रिलेशन बता रहा है बस वो, मैनुअल और आईटी का, है ना। प्रैक्टिकली मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कंट्रोल मैनुअल है या कंट्रोल आईटी है। हाँ, उसको चेक करने का तरीका मेरा बदलेगा, लेकिन सबसे मेन है मेरा पर्पस, ठीक है, पर्पस फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, हेलो हेलो, पढ़े, हाँ बोलो। महीने में, ठीक है, तुम कंप्लीट कर। नहीं तो मैं तो ये बोल रहा था कि ऐसा थोड़ी एक दिन में मैनुअल सिखा, मतलब ये तो मतलब कम, तो कौन करेगा? ऑटोमेटेड, जैसे हमारा जो काम है ना, वो अभी ऑटोमेटेड बिल्कुल नहीं हुआ है, आ रहा है समझ? ठीक है ना। दूसरी बात कि तुम कितने ऑटोमेट कर रहे हो, ठीक है। एक तो अभी सबसे पहली बात कि सारा ऑटोमेट हुआ है नहीं, समझ रहे हो? बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो गई है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में हो गई, समझ रहे हो? ठीक है, तो उसमें आईटी ऑडिट भी वैसे चलते ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अभी मैक्सिमम कंपनीज जो मैनुअल कंट्रोल्स पे चल रही है। दूसरा, तो एक्चुअल ऑफिस में जाओगे मतलब, तो हर चीज कंप्यूटराइज नहीं हो सकती, मतलब ये बात तुमको समझ में आएगी। यूजर एंड में बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड हो गई, लेकिन बेटा अभी बहुत बाकी है, समझ रहे हो? अभी ऑडिट रिप्लेस होने में, वैसे होने में, मतलब या पूरा फुली ऑटोमेटेड फंक्शनिंग, जो हमको लग रहा है कि फुली ऑटोमेटेड फंक्शनिंग, तुम सोच रहे हो अमेज़न पूरा ऑनलाइन सेल करती है, समझ रहे हो? उसका गुड्स का जो पूरा मूवमेंट है वो पूरा फिजिकल है, समझ रहे हो? उसमें टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन बिना लोगों के, बिना मैनेजमेंट के, सुपरवाइजर्स के वो बिल्कुल संभव नहीं है। और बहुत सारे ऐसे मैनुअल कंट्रोल्स हैं। दूसरा, कंप्यूटर रिपोर्ट्स को ऑनलाइन करना, हमने कंप्यूटर कंट्रोल लगा दिया, तो कंप्यूटर कंट्रोल आज की डेट में देखो, अगर मतलब कि मैं एक सिंपल सा कंप्यूटर प्रोग्राम लिखूं कि भैया रोबोट को एक बार उसमें टेबल से उठा करके एक चीज नीचे रखनी, सारा है समझ में? ठीक है, अब हो सकता है कि इसकी कोडिंग 10 लाइन की, कंप्यूटर प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में इसकी कोडिंग जो है 10 लाइन की, ठीक है, इसमें परफेक्शन आ सकता है जिस लेवल का कंप्यूटराइजेशन है, समझ रहे हैं? उसमें हो सकता है बेटा कि लाइन आइटम 1 लाख, समझ रहे हैं? सॉफ्टवेयर सारे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, समझ रहे हैं? उनके बारे में सोचना, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है? मैंने तुमको शायद एक बार बताया, एक बार इमेजिन करके देखो, आपके फोन का एक छोटा सा फंक्शन ऑटो करेक्ट, हाउ डज इट फंक्शन? तुम क्या लगता है कि तुम गलत स्पेलिंग टाइप करते हो तो ऑटो करेक्ट कैसे बता देता है? उसके लिए जिस बंदे ने ये सोचा, चलो ऑटो करेक्ट का फंक्शन बना, हेलो हेलो हेलो, उसने क्या क्या सोचा होगा मैं तुमको बताता हूँ। एक बार इमेजिन करना कि जैसे मान लो कि कीबोर्ड है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, देख, है ना, देखो जरा, दिख रहा है ये? अगर मान लो मेरे को जी भी टाइप करना है, जी, समझ में आ रहा है? तो मेरा हाथ पढ़ सकता है RTYFHVBN, इन सब में पढ़ सकता है मेरा हाथ। और अगर कोई एक अक्षर, मान लो कि मैं एक वर्ड टाइप करूं कंट्रोल, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मैं मान लो कि क्या टाइप करना चाहता हूं कंट्रोल, तो सी के आसपास के सारे वर्ड, फिर ओ के पास आसपास के सारे वर्ड्स, फिर एन के आसपास के सारे वर्ड्स, फिर टी के आसपास के सारे वर्ड, फिर आर के, फिर ओ के, फिर एल के, और इन सबका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ, बताओ, सोच करके देखो कि कितने कॉम्बिनेशन कंसिडर किए होंगे उसने एक ऑटो करेक्ट, एक वर्ड का ऑटो करेक्ट बनाने से पहले। आप इमेजिन कर रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ?
आपको लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट बनेगा इसी वाला प्रोग्राम? ये गलती हो सकती है और होती ही है। उन्हीं को तो हम बग्स बोलते हैं। जितना कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है उतना प्रॉब्लमैटिक होता है। अब वो पता नहीं चलता। आप चाहते प्रोग्राम हो सकता है कि बैंक का जो एटीएम है, समझ रहे हैं, उसमें एक प्रोग्राम में फ्लो समझ रहे हैं, हो सकता है कि कोई एक बंदा है जो 1000 निकालता है और उसके 10,000 निकल जाते हैं, ये बात किसी को पता नहीं लगने वाला। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि उसका अकाउंट नंबर ऐसा स्पेशल है कि जो प्रोग्राम की कोडिंग में कुछ इस तरीके से आ जाए। उनको पता नहीं कितने प्रकार के कंट्रोल्स डालने पड़ते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, जिसमें कि मैनुअल और पता नहीं क्या क्या जाता है। तो क्योंकि गलती की कोई सीमा ही नहीं है। एक बंदे ने ऐसे, एक बैंक वाला था, एक न्यूज थी, उसने कुछ कॉपी वॉपी ऐसे रख दी थी, वो जीरो पे पड़ गई थी, तो एक व्यक्ति के अकाउंट में 25 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए सडनली। समझ में आ रहा है? इंडिया के बाहर एक का वो हुआ, तो उसके अकाउंट में 25 लाख करोड़ ट्रांसफर हो गए। वो बुक उसने ऐसे रख दी थी जो जीरो पे थी। समझ में आया? ठीक है ना? तुम एक बार इमेजिन करो कि कितने प्रकार के कंट्रोल्स या वो सब होते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए वो तो भूल ही जाओगी। ऑटोमेटेड पे आने में मतलब बिल्कुल पॉसिबिलिटी मतलब बहुत कम है। मतलब 100% ऑटोमेटेड आ जाए तो फिर बिना एरर फ्री होगा। कंप्यूटर आज की डेट में एरर फ्री नहीं है। शुरू में जब आया था ना तो लोग समझते थे कि हाँ यार कंप्यूटर जो है वो एरर फ्री है। समझ में आ रहा है? वो जो एक काम करेक्टली करता है ना, आप उस पर्टिकुलर काम को लेकर के कंप्यूटर का भरोसा कर सकते हो कि वो करेक्टली कर देता होगा। लेकिन वो एक काम पता कैसा है? अगर मान लो कि आप एडिशन करो, मान लो कि आपने इसको दिया 2+2, आपने कंप्यूटर को दिया 5+5, फिर दिया 4+4, अरे समझ में, तो आप कंप्यूटर को लेकर के इस बात के लिए श्योर हो सकते हैं कि भैया 4+4 अब वो दोबारा कभी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो सही करता है। लेकिन आप इस बात के लिए श्योर नहीं हो सकते कि वो 6+8 भी उतना अच्छे से करेगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? और इसकी पॉसिबिलिटी सोच लो, इसकी पॉसिबिलिटी सोच लो। इसीलिए इंसान और कंप्यूटर लगे, क्योंकि कंप्यूटर में कॉमन सेंस नहीं होता। कंप्यूटर में सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पढ़े। जितने इंस्ट्रक्शंस बढ़ाते जाओगे, समझना, उतना ज्यादा कंप्यूटर काम करता जाएगा, लेकिन वो सिर्फ उतना ही करेगा जितने इंस्ट्रक्शन। सोच थोड़ी सकता है वो। ठीक है, चलो 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 वापस आ जाते हैं। कंट्रोल्स इन आईटी कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये वो हो गया है ना, यूज ऑफ आईटी। An entity's mix of manual and automated control and internal control varies with the nature and complexity of the entity's use of IT. समझ में आया? एक एंटिटी जो है मैनुअल और ऑटोमेटेड एलिमेंट्स यूज करेगी, वो डिपेंड करता है कि एंटिटी आईटी पे डिपेंडेंट कितना है। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना? जनरली आईटी बेनिफिट्स एन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल बाय इनेबलिंग एन एंटिटी टू। ठीक है ना? अब जनरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे बेनिफिट करती है? कंसिस्टेंटली अप्लाइड प्री डिफाइंड बिजनेस रूल्स। ये देखो, ये डिफाइंड, कंसिस्टेंटली अप्लाइंग प्री डिफाइंड बिजनेस रूल्स। जो रूल्स उसको बताए गए हैं उनको वो कंसिस्टेंटली पहले बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन और डेटा। है ना? सेम टाइप का काम अगर 10,000 बार करना है तो कंप्यूटर कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं। एनहांस द टाइमलीनेस, अवेलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी। ठीक है, बिल्कुल सही, ये सब करता है, बट यू कैन नेवर बी श्योर। समझ आ रहा है? उसके कुछ पर्टिकुलर ट्रेट है जिनमें कि वो कभी गड़बड़ नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? ठीक है। फिर फैसिलिटेट द एडिशनल एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है ना कि रूटीन काम कवर कर लेता है कंप्यूटर, तो क्या होता है, एडिशनल एनालिसिस बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है गाइस? हेलो हेलो हेलो। आईटी कैसे बेनिफिट करता है एक एंटिटी को, ये देख रहे हैं अपन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? enhance the ability to monitor the performance of entities activities, reduce the risk that the control will be circumvented। यानी कौन सा रिस्क कम कर रहा है? ये रिस्क नहीं कम कर रहा है कि भैया कंट्रोल अच्छा ही रहेगा। ये कह रहा है वो जो कन्फ्यूजन वाला कंट्रोल है ना, वो जो कन्फ्यूजन वाला जो रिस्क है ना, कन्फ्यूजन वाली लिमिटेशन है कि चार लोग मिल करके कंट्रोल में गड़बड़ करते हैं, वो वाला रिस्क इसमें कम हो गया, क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा ना छोड़ देता है।
कि कंप्यूटर के दो सॉफ्टवेयर तीन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में मिलकर के कंपनी के साथ फ्रॉड कर दिया तो होता है नहीं क्लियर है ये और enhance the ability to achieve effective segregation of duties by implementing security controls in application databases and operating systems क्या बोल रहा है enhance the ability to achieve effective segregation of duties है ना by implementing security control in application databases and operating system इसमें आप अलग मतलब एक्चुअली एक ही डेटाबेस होता है अभी मैंने बताया होगा आपको लेकिन उसी में से फील्ड्स क्रिएट कर देते हैं चाहे फील्ड आपको लगेगी 6 फील्ड किसी और को 8 फील्ड किसी और समझ में आ रही बात जैसी आपकी अथॉरिटी का लेवल वैसा आपका सिस्टम पे एक्सेस तो हम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रॉपर कर सकते हैं जैसे फेसबुक वगैरह की लॉगिन आईडी भी दिखती है फिर भी तो एक्सेस कंट्रोल वाला होगा मान लो कि मेरा आईडी कोई भी एक्सेस करेगा तो मेरे फोन पे एक मैसेज आएगा मतलब टू फैक्टर आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं समझ में ना टू फैक्टर आइडेंटिफिकेशन मतलब कि हाँ पासवर्ड भी डालो फिर मैं जब फोन से यस भी करूंगा जब ये दोनों होंगे तब जाकर क्या होगा लॉगिन होगा हेलो 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 खैर ये तो अलग ही सी बात बता दी लेकिन ठीक है तो इसी चीज को देखो इन लोगों ने कितने अच्छे से डायग्राम टाइप का बना करके बता दिया है हेलो हेलो ठीक है ठीक अब IT also poses specific risk to the entity's internal control including अब देखो IT से भला तो हुआ लेकिन अब रिस्क भी बढ़ गए है ना मैं अगर ऐसे प्रोग्राम्स पे भरोसा कर जाऊं जो इनएक्यूरेटली प्रोसेस करते हैं डेटा आ रहा है समझ में ठीक है या इनएक्यूरेट डेटा को भी प्रोसेस कर देते हैं समझ आ रहा है या तो प्रोसेसिंग ठीक है प्रोसेसिंग ढंग से नहीं है करेक्ट नहीं है और या तो फिर गलत चीज को भी प्रोसेस कर देता है क्योंकि कॉमन सेंस तो होता नहीं कंप्यूटर में बोलो बेटा हेलो 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 reliance on system or programs that are inaccurately processing inaccurate data ये है IT के रिस्क हेलो हेलो ठीक है ना अब unauthorized changes to data that may result in destruction of data या improper changes including recording of unauthorized or non-existent transaction or inaccurate recording of transaction then a particular risk may arise when multiple users access a common database एक IT वाले ने क्या किया था एक IT वाले ने जब कंप्यूटर बैंक का प्रोग्राम लिखा था एक जगह का तो उसने बोला था कि सारे अकाउंट्स के जितने भी पॉइंट के बाद वाले जो पैसे हैं ना वो राउंड ऑफ करके एक अकाउंट में इकट्ठा करते जाना ये वाला कि वो सारा इकट्ठा होते जाते थे पैसे वाले और वो इकट्ठा हो गए थे एक अकाउंट में जो उस बंदे का था जो IT कंट्रोल वाला था और 2500 करोड़ का फ्रॉड था वो समझ आ रहा है मतलब सोच करके देखो हर अकाउंट से जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका जो राउंड ऑफ होगा मतलब सोच करके देखो कि 20 पैसे इकट्ठा करके करोड़ों उसने बना लिए एक अकाउंट समझे गाइस और किसी को क्या फर्क पड़ेगा भैया मेरे मान लो कि है ना 49,734 रुपीज 25 पैसे 25 पैसे बने मेरे को फर्क नहीं पड़ा समझ आ रहा है लेकिन जिसके अकाउंट में गया उसको पड़ा ना क्योंकि उसके अकाउंट में तो सबके अकाउंट में से आए ठीक है चलो फिर तो ये मैंने इसमें क्यों बताया क्योंकि अनऑथराइज एक्सेस अगर है समझ आ रहा है तो बहुत गड़बड़ हो सकती है डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है प्रोग्राम में चेंजेस किए जा सकते हैं समझ आ रहा है ऐसी गलती जनरली तब होती है जब मल्टीपल यूजर्स जो है वो कॉमन डेटाबेस को एक्सेस करते हैं ठीक है ना फिर पॉसिबिलिटी ऑफ IT पर्सोनल गेनिंग एक्सेस प्रिविलेजेस
beyond those necessary to perform their assigned duties, thereby breaking down segregation of duties. आईटी पर्सोनल जो है वो अपना कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं ना, सोच के देखो, जब किसी का भी पासवर्ड क्रैक कर लिया, किसी भी डिपार्टमेंट में एंटर कर गए, ठीक है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं आईटी वाले नहीं। हेलो हेलो, हाँ आईटी मतलब समझना रहे, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ आईटी पर्सोनल, ठीक है ना? फिर क्या है, अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू डेटा इन मास्टर फाइल्स। मास्टर फाइल मतलब कि मेन फाइल होती है, मास्टर फाइल मतलब मेन, उसमें किसी ने चेंज कर दिया, सोच करके देखो, मास्टर फाइल पड़ी होगी कंप्यूटर से, सैलरी मिल रहा है, मास्टर फाइल जाके उसमें कि एम्प्लॉय की सैलरी में एक जीरो बढ़ा दिया बस, क्या दिक्कत है? अरे हाँ, सारा कुछ अगर ऑटोमेटेड है तो बढ़िया, किसी व्यक्ति के हाथ से बचने का ही नहीं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति का कंट्रोल होता है तो साफ समझ जाता है कि अरे भाई इसकी सैलरी घंटे से जाने कैसे आ रहा है, हेलो हेलो। लेकिन कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं, कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं, जब तक आप उसमें ऐसा इंस्ट्रक्शन ना डालो कि चेक कर लेना कि किसी की सैलरी एमडी से ज्यादा ना हो, जब तक ऐसा कंट्रोल नहीं डालोगे तब तक कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं सोचेगा, जितना भी अनयूजुअल हो जान दो, ऐसा करते हैं कंप्यूटर, ठीक है ना? फिर अनऑथराइज चेंजेस टू सिस्टम्स और प्रोग्राम, वही बात हो गई। फिर फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, मतलब जो चेंजेस करने थे वो नहीं हुए, एक तो जो नहीं करने थे वो हो जाए चेंजेस तो भी दिक्कत है, और जो करने हैं चेंजेस वो नहीं हो पाए तो भी दिक्कत है, ठीक है ना? फिर इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन। इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि तुम ऐसा समझ लो कि कुछ रूम दिया जाता है मैनुअली, मतलब इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोच करके देखो ना, अगर मान लो कि बायोमेट्रिक है, समझ रहा, बायोमेट्रिक से एंट्री है, और अगर लाइट बंद हो जाए तो ऑब्वियस ही बात है, जब भी प्रोग्राम बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ मैनुअल का वो दिया जाता है, हेलो हेलो हेलो, कि अगर आईटी वाला पूरा सिस्टम फेल हो गया तो फॉर द टाइम बिंग अपन फिर किससे चलेंगे? तुम लोगों ने डाई हार्ड 4 देखी है क्या? डाई हार्ड 4 देखी है किसी ने? ओह माय गॉड, कोई है ऐसा जिसने देखी हो? कोई भी नहीं है? डाई हार्ड की सीरीज की कोई मूवी देखी है किसी ने? ओह माय गॉड, कितने पढ़ने वाले बच्चे मिले मुझे। एक्चुअली वो मूवी ना क्लासिक एग्जांपल है आईटी रिलेटेड, जो कंट्रोल्स है ना उनके सरकमवेंशन का, सरकमवेंशन नहीं मतलब कि उसका जो मिसयूज है, समझ आ रहा है? मतलब जितना ऑटोमेटेड रहता है ना, मतलब पूरा दिखाते हैं, यूएस की मूवी देखी है तो पूरा, मतलब पूरी कंट्री की ऐसी होती है, क्योंकि इतना कंट्रोल जो है वो एक आईटी वाले बंदे ने, जिसने सिक्योरिटी और वो सब पोज किए थे, उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स है ना, ऐसे ऐसी जगह पे कि मजा आ जाता है तुमको, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मजा आ जाता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। उसमें क्या होता है कि जेनरिक बताता हूँ, कि जो विलेन रहता है वो एक्चुअली में पूरा सिक्योरिटी सिस्टम और वो सब हैक कर लेता है धीरे धीरे, वो पूरा लाइटों का, समझ रहा, मिलिट्री का, समझ रहे, जितनी भी गाड़ियां चलती हैं यूएस में वो बंद हो सकती हैं, पता है तुमको? मतलब अगर वो वहां से लॉक लगा सकता है, क्या बोलोगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आपकी गाड़ी बंद हो सकती है, समझे मेरी बात? वो चालू नहीं होगी तब तक कि वो अलाउ नहीं करेंगे, वो पूरा सिस्टम जो है वो उसने हैक कर लिया, आईटी वाला जो था उसने बनाया था सिस्टम, वो बहुत मतलब बेसिक था, समझ आ रहा है? लेकिन वही बात में फिर विलेन निकल गई, क्योंकि उसके बाद पूरा सिस्टम था, उसको तो पता ही था क्या लूप होल्स हैं और क्या नहीं, और जो मेन फिर इसमें था, जो पुलिस में था, एक अच्छा वाला बंदा, मेन हीरो नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस में,
तो उन्होंने कहा कि भाई इसने भी चेंजेस किए, मुझे बताया कि नहीं, उसने अपने सीनियर ऑफिशियल से बोला। तो उसने बोला कि तुम्हारे पे ग्रेड तक अलाउ नहीं था ये, समझ आ रहा है? तो कहता है कि तुम लोग पागल हो, मतलब कि बिल्कुल बकवास तुम लोगों ने कंट्रोल बना रखे, ऐसा वाला रहता है। समझ में आ रही है बात कि आईटी वाला बाहर वाला बंदा जो है एक्सेस कर रहा है क्योंकि वो बना रहा है सिस्टम, और मेरे पे ग्रेड को अलाउ नहीं। समझ आ रहा है? तो मतलब टेक्निकली भी ये बोल रहे थे, विलेन को पता है ये क्या हो सकता है इसमें, और मुझे भी पता था, ठीक है ना। कहता मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब जब तो उसने उड़ा लिया, मतलब ठीक है। मतलब उसमें एक सीन है जिसमें कि वो F-16 को, समझ आ रहा है, मतलब मिलिट्री वाले बंदे को विलेन जो है उसके थ्रू बोलता है कि इसको मारो, समझ आ रहा है, हीरो को। तो उसको F-16 मारने आता है, मतलब ट्रक चला रहा होता है, समझ गए? चलो ठीक है ना, ठीक है। पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन में बता रहा था कि भाई गलत तरीके से मैनुअल इंटरवेंशन हो सकता है, बहुत ब्रॉड पॉइंट है, तो ये किसी भी दिशा में जा सकता है। फिर पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा एंड इनएबिलिटी टू एक्सेस डेटा एज रिक्वायर्ड। क्या है, फिजिकल फाइल है तो उसका गुमने या खराब होने का डर कम है, समझ आ रहा है। लेकिन ऑनलाइन अगर फाइल और बैकअप नहीं है तो एक डिलीट से भी पूरा सब निपट जाएगा, ठीक है ना, कि कंप्यूटर ही चला गया, ठीक है। अभी जब लैपटॉप खराब हो गया तो पूरी हार्ड ड्राइव चली, पूरा का पूरा डेटा जो है छोड़ गया, ठीक है गाइस। हेलो हेलो, ठीक है। फिर बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट है, सूटेबिलिटी, मैनुअल एलिमेंट्स इन इंटरनल कंट्रोल में बी मोर सूटेबल। जहाँ जजमेंट लगेगा वहाँ कंप्यूटर जो है वो काम नहीं कर सकता, समझ रहे हैं? क्योंकि हमको अपना विजडम जनरेट करना पड़ता है, मतलब देयर विल बी सीरीज ऑफ क्वेश्चन। लगता है कि हमें एक जजमेंटल मैटर के लिए हो सकता है कि 1500 क्वेश्चन हमको अपने दिमाग में चलाने पड़े, अननोइंगली, आपको पता नहीं होता ये, लेकिन ऐसा ही होता है, समझ रहे हैं? कि जो सिंपल प्लस माइनस है वो कंप्यूटर को चाहिए, जो जजमेंटल है तो उसको बहुत सारे इफ और बट के कॉम्बिनेशन देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो जजमेंटल मैटर में तो इंसान ही काफी है ना। रिलायबिलिटी, मैनुअल सिस्टम मे बी लेस रिलायबल देन ऑटोमेटेड, क्योंकि बिकॉज दे कैन मोर इजिली बी बाईपास, इग्नोर्ड और ओवर रिडन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मैनुअल एलिमेंट्स कुछ केसेस में रिलायबल नहीं होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर किसी की नहीं सुनता। अगर मान लो कि एक्सेस कंट्रोल है तो कोई कार्ड लगा करके एंटर होगा, चाहे वकील हो चाहे चपरासी हो, सब कार्ड लगा करके एंटर होंगे। कंप्यूटर वो दरवाजे थोड़ी को लेकर, अरे अरे आपके होंगे, आपके ऐसे खुल जाता होगा, है ना, वो नहीं पहचानते थे, ठीक है। फिर नेचर ऑफ एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम, का एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ, हेलो 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 गाइस, आवाज आ रही है? पतली पतली आ रही है, बहुत ज्यादा पतली। अरे वो एक्चुअली ये ब्लूटूथ की बैटरी खत्म हो गई, ठीक है ना, सुबह से क्लास चलती है ना, ठीक है चलो। द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल वेरी depending on the nature and characteristics of the information entity's information system. Entity responds to the risk arising from the use of IT or from use of manual elements in internal control by establishing effective controls in the light of characteristics of the entity's information system. क्या बोल रहे हैं? The extent and nature of risks vary, है ना। Extent and nature of risk vary, change मतलब depending on nature and characteristics of the information system, ठीक है ना। एंटिटी रिस्पॉन्ड करती है रिस्क को अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी या मैनुअल में बाय एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव कंट्रोल, है ना। जैसा एंटिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, मतलब जैसा इंफॉर्मेशन सिस्टम उस तरीके से कंट्रोल डिजाइन होते हैं, यही लिखा हुआ, मतलब कुछ पर्टिकुलर नहीं बताया हम लोगों ने, बोला बस उसके हिसाब से कर लेते हैं, दैट्स इट। रीड कर लो अब इसको, है ना। तो मैंने इंटरनल कंट्रोल एंड आईटी एनवायरनमेंट, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, और उसके इंडिविजुअल जो बीच के हैं ये 4-4 नंबर के हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर आईटी वाला स्पेसिफिक रिस्क वाला जो है ये हो सकता है 5 नंबर का लगभग। क्लियर है गाइस? देख लो। हाँ, से रिस्क का नहीं आ रही है सर, इसमें जो पॉइंट बताया इसमें, क्या चीज? रिलायबिलिटी से
रिस्क तो आ ही नहीं रही है सर, मतलब अपन रिस्क का टॉपिक पढ़ा ना, आईटी से क्या क्या रिस्क आ रही अरे है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, देख जरा, ये देख, स्क्रीन दिख रही है? इंटरनल कंट्रोल एंड इट्स एनवायरनमेंट। एक सेकंड ना, लास्ट लाइन ना, पॉइंट्स किसके थे? द सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड एलिमेंट रेलेवेंट टू द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट। तो रिलायबिलिटी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि रेलेवेंट है ऑडिटर के रिस्क असेसमेंट के लिए। समझ गए? सर मैं पहले क्रिएट कर दी सर मैंने वो। हाँ सर। रीड कर लो सब। हो गया सर। हो गया? मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क पढ़े? हेलो हेलो। हाँ सर। ये है ना, ये रिलेट करेगा किसको? मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क को। अब देखना ध्यान से। द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी इज अप्लाइड बाय द ऑडिटर बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। ठीक है ना? मटीरियलिटी कब कब लगती है? मटीरियलिटी प्लानिंग में और परफॉर्मिंग में लगती है। परफॉर्मिंग। तो ऑब्वियसली बात है, प्लानिंग के टाइम पे मटीरियलिटी की बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें जो है वो किस पे डिपेंड करती हैं? मटीरियलिटी पे। मेरा सैंपल सिलेक्शन, नंबर ऑफ सैंपल, सब मटीरियलिटी पे डिपेंड करता है ना? अब and in evaluating the effect of identified misstatements on the audit and of uncorrected misstatements, if any, है ना? ठीक है। प्लानिंग परफॉर्मिंग में इवैल्यूएटिंग मिस स्टेटमेंट्स, मतलब मिस स्टेटमेंट्स जब मिलते हैं, जैसे ही मिलते हैं मिस स्टेटमेंट, तो किससे कंपेयर करता हूँ मैं? मटीरियलिटी से। मटीरियलिटी के ऊपर है तो गड़बड़ है, कम है तो ठीक है, चल जाएगा शायद। हेलो हेलो। हाँ सर। है ना? ऑन द ऑडिट एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मिंग द ओपिनियन। ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है मिस स्टेटमेंट्स का, वो ध्यान रखता है। अब जब वो ऑडिट कर रहा है, इन कंडक्टिंग एन ऑडिट, है ना, इन कंडक्टिंग एन ऑडिट of financial statements, the overall objective of the auditor are to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement. ये तो ठीक है यहाँ तक का। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सर। है ना? whether due to fraud and error, ठीक है ना?
thereby enabling the auditor to express the opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in reference to FRF and to report the financial statement communicate as per SS. तो भाई साहब ये ट्रू एंड फेयर की डेफिनेशन है यार, ये जो पूरी है ना ये ट्रू एंड फेयर की डेफिनेशन है. Auto obtains reasonable assurance by obtaining sufficient क्या है ये? अरे कुछ भी, ये पूरा पैराग्राफ बेटा ट्रू एंड फेयर का है ना. ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बता रहा है. क्लियर है ये? समझ में आ रहा है? हाँ सर. है ना. तो कुछ खास नहीं है इसमें. तो पहले उसने बताया मटीरियलिटी यहाँ पर, फिर पता नहीं ट्रू एंड फेयर क्यों बताया, लेकिन ठीक है. अब बता रहा है ऑडिट रिस्क. ऑडिट रिस्क कौन सा रिस्क है कि ऑडिटर का ओपिनियन गलत हो जाएगा. हेलो हेलो हेलो, जबकि अकाउंट्स में मिस स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है हाँ सर. है ना. ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क. ऑडिट रिस्क किस किस से मिलके बना है बताओ. आरएमएम और डिटेक्शन रिस्क है ना. Detection risk, control risk, inherent risk. ठीक है. अब देखो, अब ध्यान से समझना. यहां पर है मीनिंग ऑफ मटीरियलिटी, यहां है ऑडिट रिस्क का मीनिंग, है ना. अब ये कह रहा है मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क आर कंसिडर्ड थ्रू आउट द ऑडिट. इन पर्टिकुलर कब कब, है ना. जब तुम रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हो तब ऑब्वियसली बात है मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क कंसिडर होते हैं. जब तुम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड कर रहे हो तब मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क, मतलब कितने सैंपल निकालूं ये. और इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, मतलब कि मैं एक अंदाजा लगाता हूं कि भाई जितने मिस स्टेटमेंट्स छूट रहे हैं, मतलब मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट नहीं करवा रहा हूँ, जितनी गलतियों को ठीक नहीं करवा रहा हूँ, उनका क्या इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे और ऑडिट रिपोर्ट बनाते समय ऑडिट रिपोर्ट पे. बोलो बेटा. इसने रिलेशन नहीं बताया. एक्चुअली पता है क्या है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क. हेलो हेलो. ये इसमें पता नहीं क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये तो एक प्रॉपर क्वेश्चन है एग्जाम का. मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क में बताया नहीं लोगों ने. इनवर्स रिलेशन है बिटवीन मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, मतलब मटीरियलिटी ज्यादा है तो ऑडिट रिस्क कम है. सोच के देखो, है ना. मटीरियलिटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि उससे नीचे के तुम वैसे स्टेटमेंट छोड़ सकते हो. और मटीरियलिटी जितनी कम है ऑडिट रिस्क उतना ज्यादा है. ज्यादा. ठीक है. Yes. ठीक है. अब documenting the risk. The auditor shall document the discussion among the engagement team. बेटा यहाँ तुम्हारा ऐसे 315 और 330 खत्म हो रहा है, तभी वो डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा है. और ये डॉक्यूमेंटेशन तो सिर्फ 315 का है. ठीक है ना. तो आपको आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कल को आप साबित कर पाओ ना कि आपने रिस्क असेसमेंट नोटंकी की थी प्रॉपर. ठीक है. तो देखो क्या बोल रहे हो. डिस्कशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट करोगे. डिस्कशन है ना, टीम के बीच में डिस्कशन ऑफ एंगेजमेंट. फिर की एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंटिटी को जो समझा उसके बारे में, है ना. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म. इनफैक्ट इसको सिर्फ ऐसे याद रखते हैं अपन कि प्रोसीजर्स परफॉर्म, क्योंकि रिस्क असेसमेंट तो कर ही है. फिर जितने रिस्क मिले, आइडेंटिफाइड एंड असेस रिस्क, उन रिस्क को लिस्ट आउट कर लो, है ना. जितने रिस्क मिले उससे रिलेटेड कंट्रोल्स,
समझदार अबाउट जिसके बारे में ऑडिटर ने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की. क्लियर है? यस सर. ठीक है बेटा.